आपने विश्व का नक्शा तो देखा ही था, तो यह मानचित्र जो आपको दिख रहा है, इस मानचित्र में जो नीले भाग दिखाई दे रहे हैं वो सभी महासागर हैं। तो यदि हम सभी भूभाग को मिला दें और महासागर को अलग मिला दें तो हमारी पूरी पृथ्वी पर मात्र 29% भूभाग है और 71% जलीय भाग है। तो जो भूभाग है वो लगभग 1/4 है और जलीय भाग 3/4 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 29% भूभाग है और 71% जलीय भाग है। अब आप इस मानचित्र में देखिए, यहाँ पर सभी महासागर देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर है जो हमारी पृथ्वी गोल है, पीछे से होते हुए पश्चिम तक प्रशांत महासागर, बीच में एस आकृति का अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर, इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी महासागर है। और एशिया महाद्वीप के नीचे हमारा भारत के भी नीचे हिंद महासागर है जिसका नाम हमारे भारत के नाम पर पड़ा। तो चलिए एक बार इनका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो बच्चों, प्रशांत महासागर, इसका क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर में 16.5 है, अटलांटिक का 8.2, हिंद महासागर का 7.3 और आर्कटिक महासागर का 1.4 और दक्षिणी महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है इसका 0.2 है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा दक्षिणी महासागर, और दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर। बच्चों, आपने समुद्र तो देखा ही होगा। तो समुद्र में जल हमेशा गतिशील रहता है। आपने ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई देखी हैं, और जो लहरें यदि ऊपर की तरफ जाती हैं तो उसे ज्वार और नीचे आती है तो भाटा कहते हैं। तो इन लहरों में ज्वार, भाटा और धाराएं चलती रहती हैं। और समुद्र का जल बहुत खारी होता है, सभी महासागरों का जल खारी है और समुद्र के जल को शून्य माना जाता है। जैसे जैसे महासागर की ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, किसी भी स्थान की ऊंचाई या गहराई महासागर के तल से नापी जाती है। जैसे कि महासागर है, ये इसको 0 तन मान लिया, तो ऊपर यदि हम पर्वत की ऊंचाई नापेंगे तो यहीं से नापी जाएगी और सागर की गहराई भी इसी तल से नापी जाएगी। तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट है जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और मौरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। तो इस तरह से हमने महासागरीय जल के बारे में जाना। अब बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जल बहुत अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो जल में हमारे जल के 3 रूप होते हैं। जल तीनों रूपों में पाया जाता है। जब वह 0 डिग्री टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया जाता है तो ठोस अवस्था में आ जाता है, जैसे कि बर्फ़ बन जाती है। आपने बर्फ़ का गोला तो खाया ही होगा। फिर सामान्य रूप में वह द्रव अवस्था में रहता है जो जल है, और वाष्प के रूप में बन जाता है तो वह उसकी गैस अवस्था है। आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा है तो उसमें से कुछ भाप निकलती है, वह वाष्प होती है। अच्छा बच्चों, एक और विशेष बात, हमारी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 97.2% महासागरों में है और उसका बचा 2.8 में से मात्र 0.03% जल ही पीने योग्य अलवणीय जल है और अन्य हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है। तो इस तरह से हमारे पीने के लिए बहुत कम जल है जो कि मीठा है। अब बच्चों, हम जल चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल चक्र क्या है बच्चों? जल की 3 अवस्थाएं हैं, 3 रूप हैं। हमने जाना ठोस, द्रव और गैस। तो जब जल तीनों रूपों में आपस में परिवर्तन करता है तो वह जल चक्र कहलाता है, जो निम्न तरह से संपन्न होता है।
तो बच्चों देखिए जल है और आप इस चित्र में देख रहे हैं ये समुद्र का जल है, और जब यह वाष्पीकृत हो जाता है तो वाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्प के रूप में बदल जाता है तो इसमें द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आ जाता है जल। और वाष्प वायुमंडल में धूल और धुएं के कणों पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जिससे वो पुनः द्रव अवस्था में आ जाती है। इसमें बर्फ वाष्प जो है गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आती है और बादल, कोहरा और ओस बनाती है। जब इसमें जल बढ़ता जाता है तो वो भारी हो जाते हैं और भारी होकर वो वर्षण करने लगते हैं, जिससे वर्षा, फुहार, ओला और हिमपात होता है। तो आप जानते ही हैं जब पानी बरसता है तो उसे वर्षा कहते हैं, और जब हल्का सा कम पानी होता है तो फुहार कहते हैं, और जब पानी के साथ बर्फ़ आती है, बर्फ़ के ओले आते हैं या हिमपात होता है। तो इस तरह से बच्चों जल का वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और जल चक्र सदैव चलता रहता है। अब वायुमंडल बच्चों पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि। और यह सारी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं ना हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगाती है। तो यह जो गैसीय आवरण है यह भी पृथ्वी के साथ साथ घूर्णन करता है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो चलिए जानते हैं वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अन्य सभी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि 1% हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन भी हमें नाइट्रोजन से ही मिलता है। और बच्चों वायुमंडल में 97% भाग वायुमंडल का धरातल के निकट रहता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वह विरल होता जाता है। विरल का मतलब वायुमंडल कम होता जाता है, और बहुत ऊंचाई पर जब बाहर वायुमंडल का पहुंच जाता है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, तो बाह्य अंतरिक्ष में और वायुमंडल में कोई अंतर स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। अब वायुमंडल की परतों के बारे में जानते हैं। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान और अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। जैसे कि पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर ये परतें निम्न प्रकार से हैं। देखिए बच्चों, पृथ्वी है ये, और सबसे पहली परत है क्षोभमंडल, दूसरी समतापमंडल है। यहाँ पर बच्चों ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि सूर्य से परावैंगनी किरणों को आने से बचाती है। इसके बाद मध्य में मध्यमंडल है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरह से वायुमंडल की 5 परतें हैं। पृथ्वी के पास क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल।